तो अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन का ये सेकंड टॉपिक है, जिसको हम कह सकते हैं टेक्स्ट साउंड एंड इमेजेस। ठीक है, टेक्स्ट साउंड एंड इमेजेस को अभी हम पढ़ने लगे हैं, तो देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है करेक्टर सेट। ये चीज बहुत ही गहरी दिमाग में किसी जगह हो उधर रखना, बिकॉज इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करेक्टर सेट क्या होता है। भाई, करेक्टर सेट हमारे पास होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर सेट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी। मतलब नूरुल एन बच्ची आ गई हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम बेटा नूरुल एन, आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ओके। यस सर। ओके, तो नूरुल एन भाई, हम अभी डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक टॉपिक कर चुके हैं, सेकंड टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है अभी तो उसको समझ रहे हैं। तो आप भी कोशिश करें समझने के साथ साथ, ठीक है? कोई मसला हो तो बेझिझक पूछ लें। अब हमारे पास है करेक्टर सेट। करेक्टर सेट हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स जो कि बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर, बाइनरी के अंदर ही क्यों? बाइनरी क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, तो कंप्यूटर को अगर समझ आएगा जभी तो वो काम करेगा, वरना काम थोड़ी होगा। तो करेक्टर सेट की एग्जांपल सबसे बड़ी एस्की है। सर, ये एस्की क्या है? भाई, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। आपने अपना कीबोर्ड देखा होगा जिसको लोग क्यूवर्टी कीबोर्ड भी कहते हैं। क्यूवर्टी कीबोर्ड क्यों भाई? आप कोई भी कीबोर्ड उठा लो, उसका सेम ही पैटर्न है, जिसका जहां पे ए आता है वहीं पे ए आता है, जहां पे क्यू है वहीं पे क्यू है। मतलब एक डिजाइन उन्होंने ऑटोमेट किया हुआ है, और उनकी अपनी अपनी रिस्पेक्टेड वैल्यूज है। मतलब क्यू की कोई बाइनरी वैल्यू होगी, बी की कोई होगी, सी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो वो जो एस की टेबल है, मैं आपको दिखाता भी हूँ थोड़ी देर में कि वो दिखता किस तरह है। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक वैल्यू डिसाइड कर ली कि भाई इनकी यही रिस्पेक्टेड वैल्यूज है, और फुल स्टॉप की अलग वैल्यू है, एट द रेट की अलग वैल्यू है। जो भी कीबोर्ड में दिख रहा है, हर करेक्टर की अपनी अपनी यूनिक वैल्यूज है, उसको हम करेक्टर सेट कहते हैं, एस की करेक्टर सेट। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई, क्योंकि हतीम, नूरुलैन, रहीम और मिस रिदा, ये बात समझ आ गई तो गुड हो जी गया। सर। अब यहाँ पे सबसे कॉमनली हमारे पास एस की करेक्टर सेट इस्तेमाल होता था, जो कि 7 बिट्स यूनिक वैल्यूज होती, 7 बिट्स। मतलब हमने 8 बिट्स की कैलकुलेशन करी थी, तो अब इसके अंदर 7 बिट्स यूनिक वैल्यूज होती है। ओके, इट डज नॉट सपोर्ट करेक्टर्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस देन इंग्लिश। आपने देखा है कि कीबोर्ड के ऊपर सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश है, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश है। तो आप लोगों ने कहा भाईजान क्या सिर्फ इंग्लिश ही दुनिया की लैंग्वेज है? हम बोलना छोड़ दें, हम चाइनीज बोलना छोड़ दें, हम उर्दू बोलना छोड़ दें, हम अरेबिक बोलना छोड़ दें? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आपके लिए भी कुछ कर रहे हैं। बिकॉज एस्की के अंदर लिमिटेशन है कि इट कैन ओनली रिप्रेजेंट इंग्लिश करेक्टर सेट और सम सिंबल्स। जो भी कीबोर्ड के ऊपर है सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन अदर लैंग्वेजेस का क्या? तो टू एड्रेस दिस लिमिटेशंस हमारे पास एक यूनिक सिस्टम आया, एक यूनिक करेक्टर सेट आया, जिसका नाम रख दिया गया यूनिकोड। अच्छा भाई, यूनिकोड क्या करता है? वो इस लिमिटेशन को क्रॉस कर देता है। कैसे क्रॉस करता है? कि इसके पास ज्यादा बड़ी रेंज होती है करेक्टर्स की, ये ज्यादा लैंग्वेजेस को शो कर सकता है, ये ज्यादा करेक्टर्स को शो कर सकता है, ये ज्यादा इमोजीज को शो कर सकता है। तो इट हैज द लार्जर नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो हमारे पास दो करेक्टर सेट होते हैं, हमने अभी पढ़ा, एक एस्की था जिसके अंदर लिमिटेड रेंज थी, और यूनिकोड जिसके अंदर ज्यादा रेंज है। तो क्या करेक्टर सेट बात सबको समझ आ गई? रिदा, राहिम, नूरुलैन एंड हतीब, जी सर। गुड हो गया। ठीक है, तो ये करेक्टर सेट का क्वेश्चन कभी कभार आता है, तो आपको बताओगे कि कलेक्शन ऑफ करेक्टर सेट होता है जिसको बाइनरी में दिखा सकते हैं। जी ठीक है, गुड हो गया। नाउ रिप्रेजेंटेशन, सर। रिप्रेजेंटिंग साउंड। जी, रिदा कुछ कह रही है? आपका शायद माइक अटक गया था। सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही हतीम, नूरुलैन, राहिम, मेरी आवाज कट रही है क्या? नहीं सर, क्लियर। वो आपका इंटरनेट का होगा। गुड हो गया। अच्छा भाई, रिप्रेजेंटिंग साउंड, आप कंप्यूटर के अंदर साउंड को दिखाने को हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। कि मतलब आप जो भी, जैसे कि मैं आवाज बोल रहा हूँ अभी, तो मेरे माइक के ऊपर आप देख रहे होगे, ये माइक के ऊपर जो वॉल्यूम है ये अप एंड डाउन हो रहा है। सर, ये क्या है? इसको कहते हैं सैम्पलिंग। तो आपने देखा होगा हमारे पास जो ब्लॉगर्स भाई होते हैं, या जो भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो माइक का इस्तेमाल करते हैं। तो नूरुलैन, हतीम, राहिम, रिदा, मुझे कोई भी फेमस माइक कंपनीज के नाम बताए, फेमस, जो आपको पता है कंटेंट क्रिएटर्स इस्तेमाल करते हैं। देखा होगा ना, लगा हुआ होता है। कोई भी अच्छे माइक का नाम बताए, किसी को पता है? डीजीआई, हमारे पास एक डीजीआई होता है, और कौन सा होता है भाई? डीजेआई होता है, और हमारे पास एक सबसे रोड होता है, और मुरई होता है, पता नहीं अजीब अजीब से नाम है, और XYZ, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब मुझे हतीम, नूरलैन, राहिम और रिदा, आप लोग से सिर्फ एक आंसर चाहिए, बहुत ही बेसिक। मुझे बताएं कि ये जो माइक है ये महंगे क्यों होते हैं? मतलब महंगे माइक का क्या फायदा होता है?
ऑडियो क्लियर आती है। ऑडियो क्लियर आती है। तो हमें पता भी है माइक काम कैसे करता है, बस हमें उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता। आवाज क्लियर आती है उसका मतलब ये है कि उसकी सैम्पलिंग रेट अच्छा है। मतलब आपकी जो सैम्पलिंग है, मतलब एक सेकंड के अंदर कितनी ज्यादा चीजें वो रिकॉर्ड कर सकता है, वो उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये चीज क्वालिटी को शो करती है। तो जितने ज्यादा सैंपल्स वो पर सेकंड ले सकता है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। जो जो अजीब से माइक होते हैं उसकी सैंपल रेट कम होता है, और जिनके अच्छे माइक्स होते हैं उनका सैंपल रेट हाई होता है। तो जिसका सैंपल रेट हाई होता है, जैसे कि ये वाले जो है, तो इनके पैसे भी उस हिसाब से होते हैं, महंगे होते हैं, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव माइक्स होते हैं। तो बहरहाल आपको उम्मीद है बात समझ आ गई हो। और कोई भी डिजिटल फॉर्म में साउंड को कन्वर्ट करने को सैम्पलिंग कहते हैं, ये बात याद रखना। अच्छा, सैम्पलिंग होती कैसे? दिस इन्वॉल्व्स टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ द साउंड वेव्स एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब हर 2 सेकंड बाद, हर 3 सेकंड बाद हम रीडिंग्स ले रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग। मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे रीडिंग्स लेना। हतीम, नूरुलैन, राहिम, रिदा, के बात समझ आ गई? जी सर। जी परफेक्ट हो सर। गया। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सैम्पलिंग रेट के बारे में आ गया भाई। सैम्पलिंग रेट क्या होता है? सैम्पलिंग रेट होता है नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर सेकंड। मतलब कितने सैंपल्स पर सेकंड पे लिए। तो सिंपल सी बात है, हाईएस्ट सैम्पलिंग रेट का मतलब है रिजल्ट्स इन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड, जो कि हमें नूरुल ने बताया। हमें कहा कि भाई अच्छे माइक का मतलब ये होता है कि अच्छी आवाज आती है उसके अंदर। तो क्योंकि हाईएस्ट सैंपल्स होते हैं तो हमारे पास एक्यूरेट साउंड होता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है सर? ड्रॉबैक ये है कि जाहिर बात है, जब इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी तो फाइल साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। आपकी जो स्टोर करने की जगह है वो भी ज्यादा वो लेगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी है ना। अच्छी क्वालिटी के लिए हमें इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो बस ज्यादा जगह लेती है। तो आई होप सैम्पलिंग रेट सबको क्लियर होगा। थम्स अप कर दो अगर सबको क्लियर है, या एक्नॉलेज कर दो। अतीम, नूरुल, राहिम और रिदा, गुड हो गया। गुड हो गया राहिम, रिदा गुड, नूरुल भाई ऑल गुड, ओके। यस सर। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। अच्छा, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, ये नाम थोड़े से सेम सेम लगते हैं। तो होता ये है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, कि नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, कि कितने बिट्स एक सैंपल में आ गए, कितने बिट्स एक सैंपल में आ गए। जितने ज्यादा बिट्स आएंगे सैंपल्स के अंदर, हायर रेजोल्यूशन के अंदर, उतने ज्यादा एक्यूरेट होगी, उतना ज्यादा फाइल साइज होगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये एक माइक है जिसके अंदर 16 बिट्स सैंपल रेजोल्यूशन है, और दूसरा माइक है जिसके अंदर 24 बिट्स है, तो किसकी सैंपलिंग रेजोल्यूशन अच्छी होगी? इसकी या इसकी? 24 बिट्स वाले की या 16 बिट्स वाले की? हतीम, 24। नुरुलन, राहिम, 24 की ऑब्वियसली, बिकॉज उसके अंदर वो ज्यादा सैंपल्स ले पा रहा है पर सेकंड के हिसाब से। सही है। तो ज्यादा सैंपल्स हमारे पास होंगे, ज्यादा बिट्स होंगे पर सैंपल, तो हमारी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, हमारी आवाज बहुत अच्छी होगी, आवाज में क्रिस्प होगा। और जाहिर बात है, जब अच्छी चीजें होंगी तो फाइल साइज भी होगा, हमारे पास फाइल साइज भी ज्यादा नीडेड होगा। तो कहीं पे एक चीज का एडवांटेज लेने में हमें एक ड्रॉबैक को हैंडल करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई। ठीक है। अब ये चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ने की हैं जो ये मैं पढ़ाने लगा। ठीक है, फिर हम उस पर चले जाएंगे। और हमारे पास था अल्लाह भला करे। ओके है ना, इसमें बिल्कुल होगा। चलो भाई, अब थोड़ा अपना स्पीड अप करते हैं। हमारे पास साउंड के लिए दो तीन चीजें हैं, MIDI, MP3 और MP4। ठीक है, ये हमारे पास कुछ होते हैं जो कि साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए काम आते हैं, और कुछ साउंड को क्रिएट करने के लिए। अच्छा, MIDI क्या होता है? ये होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये पूरी डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है समझने के लिए। ठीक है, पेपर में इतना पूछता नहीं है आपसे, लिखा हुआ है समझने के लिए। तो मैं आपको ओवरव्यू समझा रहा हूँ। MIDI आप समझो ये डिस्को की तरह होता है। ठीक है, डिस्को की तरह कैसे? आपने देखा होगा आपके पास एक वो होता है डीजे, डीजे वाले भाई जो होते हैं ना, डीजे जो कि गाने चला रहे होते हैं। नूरुलैन आपने देखा है डीजे? राहिम आपने देखा है डीजे? सुनना है उसके बारे में? यार तुम लोग शर्मा गए हो। नूरुलैन तुम बता दो, राहिम शर्मा गए। यस सर, देखा है। बड़े बेशरम हो, आपने क्यों देखा डीजे? अस्तगफुरुल्लाह, ये नहीं देखा। अच्छा भाई, डीजे जो है, डीजे हमारे पास क्या करता है, आपने देखा है कि वो किस तरह साउंड वेव्स को कंट्रोल करता है। वो मतलब एक बीट चलाता है, उस बीट को कंट्रोल करता है। आपने कहीं भी म्यूजिक्स में देखा होगा
इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कहीं भी देखा, तो डीजे के पास एक जो डिवाइस होती है जिससे ये कर रहा होता है वो एमआईडीआई होता है। एमआईडीआई इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट साउंड, सही है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट साउंड। वो रिकॉर्डिंग नहीं करता, वो साउंड करता है। जैसे कि आपने एक बीट चलाई, डिचिक 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 डिचिक, उसने बटन दबा दिया, डिचिक डिचिक चल रहा है। उसने नई बीट बनाई, अब मैं गाना गाना शुरू कर दूंगा, उसको छोड़े फिर आप लोग फेमस कर देंगे। तो बहरहाल डिचिक डिचिक, और उसने कोई दूसरी बीट मर्ज कर दी। तो ये जो मर्जिंग ऑफ द बीट्स होता है, ये एमआईडीआई का काम होता है। इट डज नॉट स्टोर्स द रिकॉर्डिंग, इट क्रिएट्स द वॉइस या इट क्रिएट्स द साउंड। बस इतनी सी बात आपको याद है, एमआईडीआई स्टोर नहीं करता साउंड को, ये क्रिएट करता है। और MP3 जो होता है ये स्टोर करता है रिकॉर्डिंग। क्या है, दो बातें क्लियर है? इसको इतना ही यस सर। समझना है, बस ज्यादा नहीं समझना, ठीक है? तो उम्मीद है आप लोग साथ साथ लिख भी रहे होंगे। नहीं लिख रहे हैं तो मैं आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर भेजूंगा, ये ड्रॉबैक है। साथ साथ लिख लो तो ज्यादा अच्छा है। नूरुल भाई आपके लिए अभी एग्जाम्प्टेड है, आप अभी आए हो पहली क्लास में, तो आप अभी देखो किस तरह चल रहा है। ओके। अच्छा नूरुल, तुम कब दे रहे हो? मई जून में दे रहे हो, अक्टूबर में दे रहे हो? अक्टूबर में सर। तुम अक्टूबर में दे रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारी 3 दिन क्लास है फिर। तुम्हारी सैटरडे फ्राइडे को भी क्लास है, ओके सर। ठीक है। तो भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज, इमेज किस तरह होता है? ये मैंने मंजूरी का बनाई है, आपको दिख रही है यहाँ पे प्रोफाइल। ये मैंने कितने अच्छे बाल बनाए, आप देख रहे हो? आप में से कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट है? रिदा चैलेंज कर रही है उतने अच्छे बाल बनाने के लिए। रिदा आर्टिस्ट है एक्चुअली, तो मुझसे चैलेंज मत करना, हार जाओ। जी सर, आपकी आवाज बीच में से कट जाएगी। मैं कह रहा हूँ मुझसे चैलेंज मत करना ये आर्ट बनाने में, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ। ओके ओके सर, तो मैंने गौरव की ड्राइंग स्किल्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज। अच्छा, इमेज जो होती है, ये जो आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं ना, ये पिक्सल्स होते हैं। ये जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये पिक्सल्स होते हैं। तो आपने ये नोटिस भी किया होगा, आप जब इमेज को एक जूम करते हो ना, बिल्कुल घुस जाते हो इमेज के अंदर, तो आपको दिख रहा होता है छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे होते हैं इमेज के अंदर। वो जो स्क्वायर्स होते हैं उस चीज को कहते हैं पिक्सल्स। तो एक इमेज जो होती है, जिसको हम बिटमैप इमेज कहते हैं, बिटमैप इमेज कहते हैं, बिट्स पे मैप हुई हुई होती है। आपके पास नंबर ऑफ बिट्स है, उस पे इमेज मैप हुई हुई है। बिटमैप इमेज इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ पिक्सल्स। ये सीरीज ऑफ पिक्सल से बनता है, कि नंबर ऑफ पिक्सल से एक इमेज बनती है। और ईच पिक्सल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड। हर पिक्सल जो होती है उसका अपना अपना बाइनरी कोड होता है। मतलब इस जगह का बाइनरी कोड डिफरेंट होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई कि पिक्सल जो होती है, इमेज जो होती है, वो नंबर ऑफ पिक्सल से बनती है। और हर पिक्सल की अपनी अपनी बाइनरी वैल्यू होती है। बिकॉज इंस्टेड ऑफ द बाइनरी वैल्यू आप उसको कंप्यूटर को समझा नहीं सकते ये क्या है। तो ये क्या बात समझ आ गई हतीम, नूरुल राहिम? जी सर। हो गया। अब हमारे पास आ गई बात रेजोल्यूशन की। अब यहीं पे वही उसी बात पर आ गए, नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज। रेजोल्यूशन का मतलब है कितने पिक्सल्स हैं इमेज के अंदर। तो जितनी ज्यादा हाइयर रेजोल्यूशन मतलब ज्यादा पिक्सल्स ज्यादा स्टोरेज। अब भाई जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, इमेज उतनी अच्छी होगी या उतनी बुरी होगी? हतीम, नूरुल, राहिम, रिदा? अच्छी हो गई। अच्छी होगी। तो ये एक जी सर। कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था इमेज रेजोल्यूशन का। अब हम बात करते हैं कलर डेप्थ। कलर डेप्थ हमारे पास क्या होता है? कलर डेप्थ का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर। मतलब एक कलर को दिखाने के लिए कितने बिट्स का इस्तेमाल हुआ। एग्जाम्पल, अब इसको गौर से समझना, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एक ब्यूटीफुल सा बनाता हूँ, ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं बनाऊंगा, मुझे पाब्लो पिकासो भाई ले जाएंगे। आप लोगों को पता है पाब्लो पिकासो कौन है? नो। हातिम, नूरुल, राहिम, रिदा, किसी को पता है? नो। रिदा को तो पता होना चाहिए। रिदा, तुम्हें पता है पाब्लो पिकासो कौन है? उनको पता जी होने सर। लगा, फ्लोर का पूछा। तो पाब्लो पिकासो भाई बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं। तो मैं एक एक मोटिवेशन याद आ गई है मुझे, मैं मोस्टली बच्चों को सुनाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन है। तो पाब्लो पिकासो भाई जो है ना, एक मशहूर एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है। मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाते हैं ना, जिसको पागल लोग देख रहे होते हैं, मतलब होता कुछ नहीं है लेकिन देख रहे होते हैं क्या पिक्चर है, तो मिलियंस विलियंस की होती है। तो हुआ ये, पाब्लो पिकासो भाई बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, जिंदा है, मर गए मुझे नहीं पता, मर गए शायद। तो होता ये है कि वो लंदन की किसी स्ट्रीट से गुजर रहे होते हैं, तो एक लड़की देखती है, लड़की उनको बोलती है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मिस्टर पाब्लो पिकासो, आप हैं, क्या बात है, क्या बात है, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? तो पाब्लो पिकासो ने कहा श्योर। तो उसने अपना टिश्यू पेपर या कोई ऐसा पेज निकाला, और उसने 5 मिनट के अंदर एक आर्ट बना के उस लड़की को दे दी, और अपना नीचे वो जो साइन होता है हर आर्टिस्ट करता है, तो उसको दे दिया। तो लड़की खुश हो गई, थैंक
यू सो मच, थैंक यू सो मच मिस्टर पाब्लो, कभी घर पे आइएगा खाना खाने, मतलब ऐसा नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ। तो उसने कहा मिस आपने मुझे इतना अच्छे से इनवाइट किया, लेकिन मैं आपको बताता चलूं ये जो मैंने आपको बना के दिया है इसकी वर्थ $50 मिलियन है। पहले वो लड़की उससे प्यार से बात कर रही थी, फिर लड़की ने उसकी तरफ ऐसे आंख उठा के देखा, कहने पागल हो गया ये जो है पागल हो गया, पाब्लो भाई ना बुड्ढे हो गए, पागल हो गए। तो खैर उसके दिमाग में वो एंशियस हो गई थी, मतलब उसको थी कुछ तो करना है। तो वो एक आर्ट गैलरी गई, उधर दिखाया तो कह रहे ओ ये तो पाब्लो पिकासो ने बनाया है, तो मैं आपको $60 मिलियन दूंगा, आप ये मुझे दे दें। तो वो हैरान हो गई, तो वो और आगे गई, और आगे जाके देखा तो वहां पे मतलब दूसरे आर्ट गैलरी में उसने कहा मैं $80 मिलियन दूंगा, तो वो और हैरान हो गई। फिर वो कह रही एक बंदे ने 5 मिनट के अंदर ये ड्राइंग बना दी और ये इतनी वर्थ ऑफ मिलियन में, क्या बात है। तो एक दिन किसी ऐसी आर्ट कॉन्टेस्ट हो रहा था, तो पाब्लो पिकासो भाई एज अ जज आए हुए थे, तो उससे वो मिली, कह रहे पाब्लो भाई कह रहे आपने सर आपने मेरे लिए पिक्चर ड्रॉ की थी सर, मुझे भी आर्ट सीखना है जिसमें 5 मिनट के अंदर मिलियन बन जाते हैं। तो पाब्लो पिकासो ने कहा कि बहन आपने जो मेरी 5 मिनट की आर्ट देखी, इसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए, 30 years लगे इसको 5 मिनट में बनाने के लिए। तो कभी कभार क्या होता है किसी की एफर्ट्स किसी को बहुत ही कम लगती है, तो इसलिए अपने आप को इतना वैल्यूबल बना लो कि आपका एक एक मिनट भी $1,00,000 का हो। इंशाल्लाह आपसे लोग मिलने बैठे तो आपके पैसे वहां से बढ़ना स्टार्ट हो जाए इंशाल्लाह ऐसा टाइम। और जो आपकी आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए पैसे बनाना बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज सब चीजें डिजिटल आ जाएंगी और सारे चीजों पे एआई का कंट्रोल होगा। आप एआई अपने बॉट को इंस्ट्रक्शन दोगे, अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शन दोगे, वो आपके लिए पैसे बनाएगा, मतलब बहुत इजी है, आगे हो जाएगा। तो बहरहाल तो ये थी पाब्लो पिकासो की कहानी, बहुत मशहूर। जब जब आपको लगता है ना कि काफी आसान चीजें होती लेकिन असल में वो मुश्किल होती है। बहरहाल कलर डेप्थ के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक कलर मैं, ये जो पिक्सल्स है, पिक्सल का मतलब एक बिट। अब मैं यहाँ पे मैं एक आर्ट बना रहा हूँ, तो मैंने एक आर्ट बनाई, कलर मैं चूज कर रहा हूँ ब्लू, तो ये मैंने एक आर्ट इधर बनाई, सही है। ये मैंने एक बिट लिया एक कलर को दिखाने के लिए। अच्छा अब राहिम, हतीम, नूरुलैन और रिदा मुझे बताओ, ये जो गोला गंडा मैंने बनाया है इसको अगर आप 1 किलोमीटर दूर से देखोगे क्या आपको क्लियरली दिखेगा? नहीं सर। नहीं दिखेगा, सर मतलब मे बी। ऑब्वियसली। नो। ये जो मे भी है ये हतीम, ये माशाल्लाह से अगर आप बायनोकुलर से देखोगे तो आपको दिखेगा, वरना तो नहीं दिखेगा, नॉर्मल ही मुझे भी नहीं दिखेगा। तो बहरहाल ये है कि मैंने एक कलर को एक बिट में शो किया हुआ। अगर सेम सिनेरियो मैं करूं, अगर मैं एक कलर के लिए 2 बिट्स का इस्तेमाल करूं या एक कलर के लिए 3 बिट्स का इस्तेमाल करूं, तो मैं जितने नंबर ऑफ बिट्स इस्तेमाल करूंगा एक कलर को दिखाने के लिए, उतनी ज्यादा उसकी शार्पनेस बढ़ जाएगी, उतने ज्यादा उसके कलर्स अच्छे हो जाएंगे। डू यू अग्री और नॉट? यस। उतने दूर से दिखेगा और उतने अच्छे पिक्सल्स होंगे, आप जूम इन भी करोगे तो पिक्सलेट नहीं होगा। तो ये होता है कलर डेप्थ में कि आप एक कलर को दिखाने के लिए कितने पिक्सल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने ज्यादा पिक्सल्स का इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा रियलिस्टिक इमेज दिखेगी और उतनी ज्यादा स्टोरेज लगेगी। तो ये सीन होता है कलर डेप्थ में कि जितनी जितनी ज्यादा कलर डेप्थ का इस्तेमाल करोगे उतनी अच्छी पिक्चर लगेगी, उतनी रियलिस्टिक पिक्चर लगेगी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक भी खत्म हो गया, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई हो, यहाँ तक बात समझ आ गई? हतीम, नूरुलैन, राहिम, रिदा, एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। परफेक्ट। अब हम आगे चलते हैं, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड काम है उसको समझते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान चीज है, मैं फिर इसको कुछ क्वेश्चंस करके भी दिखाऊंगा जिसमें आपको मजा आए। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं, चलो पहले इसको समझते हैं। आपने टेराबाइट, गीगाबाइट, मीबीबाइट का नाम तो सुना ही होगा, हर जगह स्टोरेज का इस्तेमाल होता है। ये जो यूनिट्स है बहुत ही कॉमन है, ऐसा ही है जी। यस सर। आपकी पिक्चर्स के लिए, यूएसबी वगैरह 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 हर जगह। तो कंप्यूटर के अंदर कीबी बाइट आ गया है। अच्छा कीबी बाइट और किलो बाइट में क्या फर्क है? कीबी बाइट 1024 के इक्विवेलेंट होता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ 1 कीबी बाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स, एग्जाम्पल। और किलो बाइट क्या होता है सर? वो जो हम बचपन में पढ़ते थे केबी, इसका मतलब होता है ये थाउजेंड थाउजेंड बाइट्स के बराबर है, मतलब 24 का डिफरेंस आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो 24 का डिफरेंस आ रहा था और ये डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा। तो इसलिए क्यों ना हम एक ऐसा यूनिट बनाएं जो कि 1024 को शो कर सके, मतलब 24 भी उसके अंदर हो, क्योंकि किलो का मतलब 1000 होता है और आपके मेगा का मतलब आपके पास जो भी 1 लाख होता है या गोज ऑन एंड ऑन। तो
मतलब सबके अंदर 1024 की कन्वर्जन दिखानी है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं कि हमारे पास किस तरीके से यूनिट्स होते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास सबसे छोटा यूनिट होता है बिट्स, फिर हमारे पास आता है बाइट, जो कि 8 बिट्स एक बाइट होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी, सबसे छोटा बिट होता है, बिट के ऊपर बाइट बाइट होता है। अब आप यहाँ देखें, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर है। और एक और चीज हमारे पास होती है निबिल, कि 4 बिट्स एक निबिल के बराबर होते हैं। 4 बिट्स कितने निबिल के बराबर होते हैं? 1 निबिल। ये एक यूनिट होता है 4 बिट्स को डिनोट करने के लिए। तो अब मुझे बताओ, एक बाइट के अंदर कितने निबिल्स होंगे? एक बाइट के अंदर कितने निबिल होंगे? तो ये मुझे बताएगा हतीम, नूरुलैन, राहिम, रिदा। जब 4 बिट्स का एक निबिल होता है तो एक बाइट के अंदर कितने निबिल होंगे? 2 निबल एक बाइट के सर। अंदर 0.2। 2 होंगे क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं और 4 बिट का एक निबल होता है। तो एक और 4 बिट्स कर देंगे तो हमारे पास 2 निबल होगा। तो राहिम, हतीम, रिदा, नूरुलैन, बात समझ आ गई? जी सर। गुड हो गया। अब डेटा स्टोरेज की बात करते हैं, मतलब उसी की बात कर रहे थे, अभी बेसिक यूनिट पढ़ लो। अब 1 KB जो होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है, सही है। अब ये सीन 1024 कांस्टेंट है। 1 MB बाइट जो होता है 1024 KB बाइट, मतलब प्रीवियस वाले के 1024 टाइम्स बराबर होता है। 1 GB बाइट जो होता है 1024 MB बाइट के बराबर होता है। 1 TB जो है, 1 TB बाइट जो होता है वो 1024 GB बाइट के बराबर होता है। 1 PB जो है, PB बाइट, वो 1024 TB बाइट के बराबर होता है। वन जो एक्जीबाइट होता है वो हमारे पास 1024 PB बाइट के बराबर होता है। तो ये 1024 टाइम्स बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप अपने पास लिख लें, जल्दी से लिख लें, और फिर मैं इनके मतलब भी बताता हूँ कि कभी कभार एग्जामिनर को ना मस्ती होती है कि भाई 2 की पावर के हिसाब से बताओ। तो 1 KB जो होता है ये 2 की पावर 10 होता है, देन ये 2 की पावर 20, 2 की पावर 30। तो कभी कभार आपसे पूछेगा भाई बताओ GB बाइट 2 की पावर कितने के बराबर होता है, तो आप बोल दो कि 2 की पावर 30। आपसे पूछ लेगा PB बाइट 2 की पावर कितने के बराबर होता है, तो आप बता दो कि 2 की पावर 50। तो ये आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए। सीक्वेंस याद होगी तो आपको सारा काम आ जाएगा। तो आई नीड यू टू कॉपी दिस डाउन इमीडिएटली, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं समझने के लिए, जल्दी से इसको करो, फिर हम आगे कुछ सॉल्व करते हैं। हमारे पास डेटा कंप्रेशन होता है। डेटा कंप्रेशन क्या होता है? कि डेटा को कंप्रेस कर देना ताकि हम उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह भेज पाए। आपने सुना है ना, वो एयर लॉक कर देते हैं मैट्रेसेस को, वो एक थैली के अंदर आ जाते हैं, एक शॉपर के अंदर आ जाते हैं, उनकी वैक्यूम कर लेते हैं। तो उसी तरह डेटा कंप्रेस हो जाता है। डेटा को हम वैक्यूम कर लेते हैं ताकि वो छोटी जगह ले, ज्यादा जगह ना ले। तो फाइल्स आर ऑफन कंप्रेस टू सेव द स्पेस, इट कैन इजीली सेंड ओवर द इंटरनेट। मतलब जब कंप्रेस हो जाएगी तो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास दो किस्म की कंप्रेशन होती है, एक होती है लॉसी, एक होती है लॉसलेस। लॉसी कंप्रेशन क्या होती है जनाब? कि फाइल कंप्रेशन एलिमिनेट्स अननेसेसरी डेटा। मतलब अननेसेसरी डेटा क्या होता है? वो डेटा जो कि ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं कर पाती या ह्यूमन एयर सुन नहीं सकते, जैसे कि हल्का फुल्का कॉन्ट्रास्ट आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। ओरिजिनल फाइल क्रिएट नहीं होती। और आपने देखा होगा जब आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हो, जब आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हो और आप पिक्चर भेजते हो एक बंदे को, तो आपने देखा होगा अक्सर पिक्सेलेट हो जाती है। ऐसा है कि नहीं है? नूरलैन, राहिम, रिदा, आपने देखा है ना, अगर व्हाट्सएप पे आप पिक्चर भेजो तो पिक्सेलेट हो जाती है। कभी कभार यस सर। डॉक्यूमेंट में भेजो तो नहीं होती, डॉक्यूमेंट में भेजो तो नहीं होती, लेकिन अगर आप वैसे भेजो तो पिक्सेलेट हो जाता। तो वो लॉसी कंप्रेशन का इस्तेमाल कर रहा होता है सेंड करने के लिए। फाइल बिकम्स क्वाइट स्मॉलर, जैसे कि MP3, MP4, JPEG एक्सेट्रा, ये आपके पास लॉसी की टाइप्स है, ठीक है। फिर लॉसलेस आ गया। डेटा कैन बी कंस्ट्रक्टेड आफ्टर कंप्रेशन, मतलब रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आफ्टर कंप्रेशन, उसका ओरिजिनल डेटा बना सकते हैं, ओरिजिनल फाइल बना सकते हैं, टेक्स लॉन्गर स्पेस। और RLE कंप्रेशन जो है इसकी एक टाइप है। आपने देखा है लोग अपनी कोडिंग की फाइल्स वगैरह भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि आपके पास जिप फोल्डर में जाते हैं और ओरिजिनल फाइल होती है, मतलब उसके अंदर कुछ भी लॉस नहीं होता, उसके अंदर कुछ भी लॉस नहीं होता। तो लॉसलेस के अंदर कुछ भी लॉस नहीं होता, लॉसी के अंदर अननेसेसरी डेटा लॉस्ट हो जाता है। क्या ये बात समझ आ गई है आपको? नूरुलैन, राहिम और रिदा, काइंडली एक्नॉलेज करो। जी सर।
गुड हो गया। तो इस चीज को लिख लेना, फिर हम आगे चलते हैं और फिर हम चीजों को देखते हैं। आरएलई ओ लेवल्स के अंदर इतना आता नहीं है, लेकिन जब आएगा तो मैं उसको समझा दूंगा। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो देखते हैं कि आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया। ओके भाई, तो ऐसे करके पास पेपर्स होंगे। तो हतीम आपने भी बीच में वो लीव कर दिया था या हट गए थे, तो हमने लॉसलेस पढ़ा, वो मैं आपको समझा। तो ये हमारे कुछ पास पेपर्स हैं, ठीक है। तो ये पास पेपर्स भी मैं आपको दूंगा। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं कि अभी रिसेंटली जो किया है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। अब देखो, ये देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कलर डेप्थ के बारे में। कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय 16 बिट कलर डेप्थ। कलर डेप्थ का मतलब क्या होता था? नूरुल्लाह, राहिम, रिदा, हतीम, कलर डेप्थ का मतलब बताओ बस, बाकी मैं देख बताता हूँ। Number of bits used to represent each color. हाँ मतलब कितने ज्यादा हमने बिट्स लिए हैं एक कलर को शो करवाने के लिए। इसने कितने बिट्स लिए हैं? नूरुलन, 16. इसने कितने बिट्स दिए हैं? 16। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? ये 16 अभी लिखोगे, 16 बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर। ठीक है, तो 1 मार्क्स आपको मिल गया। तो नूरुलन, राहिम, रिदा, हतीम, बात समझ आई? Yes, sir. जी सर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी पहले रेजोल्यूशन थी वो 1000 बाय 1750 पिक्सल्स। तो यहाँ कह रहा है कि इमेज इज चेंज टू 750 बाय 1500। गिव द इफेक्ट दिस विल हैव ऑन द फाइल साइज। फाइल साइज ज्यादा लेगी कम लेगी? बताओ, फाइल साइज ज्यादा होगा या कम होगा? पहले ज़्यादा उसका लेगी। रेजोल्यूशन ये था। हाँ, ज्यादा लेगी कम लेगी? सवाल सुना नहीं मैंने। नूर, राहिम, रिदा, आप लोग बताओ। More. मोर, रिदा, नूर, राहिम, क्या ख्याल है आप लोगों का? मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि मतलब ये कम फाइल होगा, साइज। कम होगा ज्यादा होगा, ये बता। मेरे ख्याल से ये थोड़ा कम होगा। कम होगा। फाइल साइज विल बी स्मॉलर। क्यों? आप देखो, यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 750 हो गया। यहाँ पे 1750 था, यहाँ 1500, मतलब फाइल साइज कम होगा। ऑब्वियसली पिक्सल्स कम लग रहे हैं तो फाइल साइज भी कम होगा ना, तो फाइल साइज विल बी स्मॉलर। समझिए आप हतीम? हतीम बात समझ आई? फाइल साइज विल बी स्मॉलर। Yes, sir. जी सर। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम पास पेपर्स का सेशन वो करेंगे, मैं आपको एक और चीज भी दिखाऊं। अब वही क्वेश्चंस है जो हमने पढ़ा है ना, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरीके से। मैं कुछ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन निकालना चाह रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ, गिव द नेम ऑफ द। नूर, आप यहाँ पर हैं हमारे साथ? जी सर। हाँ, तो जवाब तो दे। राहिम भाई आप हैं, जिंदा हैं हमारे साथ? राहिम भाई अभी कश्मकश में मौजूद है। बहरा, गिव द नेम ऑफ द डेटा स्टोरेज मेजरमेंट इक्वल टू 8 बिट्स। अब नूर, मुझे आप बताओ कि 8 बिट्स कितने कितने के बराबर होता है? किस चीज के बराबर होता है? हतीम, राहिम, रिदा, आप लोग बताओ। सर वो एक बाइट होता है। 4 एक बाइट byte. होता है तो 1 बाइट या बाइट आप लिखते हो। अच्छा, हाउ मेनी बिट्स आर देयर वन कीवी बाइट? कीवी बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं? कैसे निकालोगी ये? हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन कीवी बाइट? क्या सोच वेल रहे हो भाई? सर 1024 बाइट्स होते हैं कीवी बाइट में, तो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई 1024. करेंगे, वो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल बिट्स के नंबर। कितने होंगे? 8 इंटू कितने होंगे? 8 इंटू 1024, तो ये समथिंग आ जाएगा आई गेस। बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि हमारे पास एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, और 1 कीबी बाइट में होते हैं 1024 बाइट, और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो आप उसको मल्टीप्लाई में 8 करोगे, सो यू विल हैव द आंसर। सर तो आंसर आंसर है आपके 8192 बिट्स। 8,192 बिट्स। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन आपको बाय रफ वर्क करना है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि बताओ 1024 गीगाबाइट्स के क्या बराबर होता है? डेटा स्टोरेज का नाम बताना है, वो मेजरमेंट क्या नाम होता है उसका? 1024 कौन शो, गीगाबाइट्स कौन शो करता है, किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 TB के। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे दे रहा है, अब गौर से देखो, यहाँ पे आपको कह रहा है कि कैलकुलेट द फाइल साइज इमेज इन कीबी बाइट। ओके, तो हमारे पास 16 बिट्स का कलर इमेज है, 512 पिक्सल्स वाइड है और 512 पिक्सल्स हाई है। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं आपस में। ठीक है, अब इस ये सारे हमारे पास बिट्स में है, ये सारे आंसर किस में आएंगे? बिट्स के अंदर, क्योंकि बेसिक यूनिट हमारा बिट्स होता है, और हमें कीबी बाइट्स में जाना है। तो हमें छोटे से बड़े यूनिट में जाना है। जब भी छोटे से बड़े यूनिट में
में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। तो बिट से पहले बाइट में जाएंगे, तो मुझे बिट से बाइट में जाने के लिए किससे डिवाइड करवाना पड़ेगा? राहिम, राहिम, नूर, रिदा, हतीम, 8 से सर। 8 से डिवाइड करवा दो। ठीक है, अब मेरे पास आंसर जो आना चाहिए वो बिट्स उसमें आएगा, बाइट में, लेकिन मुझे कीबी बाइट में चाहिए। तो मैं, और कीबी बाइट में जाने के लिए मैं किससे डिवाइड करवाऊंगा बाइट, जो आंसर आएगा 1024 से, क्योंकि 1024 जो बाइट्स होते हैं वो 1 कीबी बाइट के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे जो डिवाइड करवाना है, तो डिवाइड वाली चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने 8 1 जा 8 किया, 8 2 जा 16, 5 1 2 1 जा, 5 1 2 2 जा, तो आपके पास ऊपर जो बचा वो बचा 1024 अपॉन 2। तो 2 1 जा 2, 2 2 भी यहाँ से कट सकता है, तो 2 भी काट दिया, तो 512 बचा आपके पास। आपके पास 512 बचा, ये रहा। तो 512 इज द आंसर। तो हतीम, हूर, राहिम, रिदा, क्या आपको ये बात समझ आई? जी सर। ओके, राहिम, नूर, यस सर। गुड हो गया। तो इस तरह हम अभी क्वेश्चन करेंगे। तो वेडनेसडे की क्लास में हम पास पेपर्स वगैरह करेंगे। तो आई वांट यू गाइस टू वॉच द रिकॉर्डिंग्स का लिंक वगैरह सब आपको आज मिल जाएगा इंशाल्लाह, आज 12 बजे से पहले पहले, जिसके अंदर तीनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी। और रिस्पेक्टेड नोट्स साथ साथ बना लेना आप लोग, नहीं किसी चीज से मसला हुआ तो मुझे बता देना। ठीक है नूर, आपको समझ आया?